आज बजट सेशन का गवर्नर एड्रेस से शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि डाटा के साथ क्या क्या हम बदलाव करने जा रहे हैं उसका विवरण इसमें दिया गया है। 2 साल पहले जब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली थी, उस समय क्वालिटी एजुकेशन में हम 21वें स्थान पर थे देश में। असर का जो सर्वे हुआ 2 साल में हमारी नीतियों में परिवर्तन हुआ, उन नीतियों के परिवर्तन के कारण आज हम पहले नंबर पर आए। मेरा मानना है कि इस प्रदेश में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, ना क्वालिटी एजुकेशन थी, ना क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है, ना पीने की पानी की क्वालिटी है और ना ही लाइट की भी क्वालिटी है। आर्थिक दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की लायबिलिटीज थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, वो 2018-19 में जयराम जी के 2021 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गए। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरोइंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। ये सब फैसले हुए जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था, तो हमें वैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज है, जहाँ से हमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपया आता था, आज वहाँ से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आता है। अब वो जीएसटी कंपनसेशन सेस का 5 साल तो कंपनसेशन दे दिया, लेकिन जो आगे नुकसान है वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमारे कंज्यूमर कभी भी बढ़ नहीं सकते, हमारी जनसंख्या कभी बढ़ नहीं सकती। जीएसटी वहाँ लगता है जहाँ से कोई व्यक्ति कॉर्नफ्लेक्स खरीदता है, पॉपकॉर्न खरीदता है, वहाँ जीएसटी उसके, जहाँ से वो सामान खरीदता है वहाँ जीएसटी लग रहा है। ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। अगर कोई पीने के पानी की बोतल हिमाचल में खरीदेगा तो उसको जीएसटी लगेगा। प्रोड्यूसर स्टेट हिमाचल प्रदेश है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है, और हमारी जनसंख्या 75 लाख है, कभी भी जीएसटी हमारा बढ़ेगा नहीं। लेकिन प्रोड्यूसर स्टेट के साथ कंज्यूमर स्टेट यूपी है, वहाँ की जनसंख्या 22 करोड़ है, उसको उसका फायदा हुआ। हमने सारी व्यवस्था को 2 साल में सुचारू किया और मुझे खुशी इस बात की है जो हमने नीतिगत परिवर्तन किए, कानूनों में बदलाव किया, और पहले दिन से मैं कह रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं। हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रही है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है। थोड़ा समय अभी कष्टदायक है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह हमने पिछले वित्तीय वर्ष में थोड़ी कठिनाइयों के बाद वित्तीय स्थिति का, चुनौतियों का सामना किया, आने वाले समय में हमें थोड़ी कठिनाई के साथ हम आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना हमने 2 वर्ष पहले की थी, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये भी कहना चाहूँगा मैं, इसके अलावा कई बार केंद्र के नेता आके यहाँ कहते हैं कि अगर केंद्र का अनुदान ना मिले तो ये सरकार चल नहीं सकती। संविधान ने सभी राज्यों को अधिकार दिया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी
और विपक्ष दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार थी तो भी केंद्रीय अनुदान मिलता था, क्योंकि वो जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर है, पैसा राज्यों को नहीं आ रहा। देश की जनता भी रही है, प्रदेश की जनता अनुदान पर टिकी है। हम खैरात नहीं मांग रहे, संविधान के दिए हुए अधिकारों का हम मांग करते हैं। हमारा अधिकार अभी ये है, जो एनपीएस कर्मचारियों का 9200 करोड़ के करीब, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए, उन्होंने जो ईपीएफ का अंशदान दिया 10%, वो तकरीबन 4000 करोड़, और उस अंशदान में जो सरकार का 14% का अंशदान होता है, वो 5000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने स्टॉक मार्केट में लगाया है, उसका इंस्टॉल वाइज तो हमारा पैसा वापस करते हैं, वो तो हमारा पैसा है। हम तो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। ये ठीक है कि यूपीएस की भी बात चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके अलावा जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, उस आपदा में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की थी, जब ये प्रस्ताव आया कि आप प्रदेश की जनता के लिए एक प्रस्ताव पारित करें कि 23,000 घर जो बर्बाद हो गए हैं, आप इस आपदा में हिमाचल प्रदेश की सहायता करें। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उस प्रस्ताव का वॉकआउट किया। चर्चा कौन लाया था? चर्चा लाए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा के समय। ये बात भी रही। फिर केंद्र की टीम ने हिमाचल प्रदेश सरकार में अपनी टीम भेजी, आपदा का आंकलन किया गया। आंकलन करने के बाद खुद ही 10,000 करोड़ का पीडीए ने बना, आज तक वो भी नहीं मिला। हमारे कई इश्यूज हैं, हम कोई गरीब प्रदेश नहीं है। हमारे प्रदेश की संपदा और हमारी जो जनता है, वो सबसे अमीर संपदा वाली जनता के लोग हैं हमारी। अगर हमारी संपदा को गिना जाए तो पानी हमारे पास है। आज जितने बिजली प्रोजेक्ट और बिजली कंपनियां हैं, अगर आप पानी को देखा जाए हमारी संपदा के रूप में, उसी में हमारा अधिकार मिल जाए तो हमें किसी से कोई मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। पानी रॉ मटेरियल है। एसजेवीएनएल जो हमारे पानी से आज 67,000 करोड़ की कंपनी होगी और राज्य का बजट सिर्फ 58,000 करोड़ रुपया। कैसे बनी? वो इस तरह बनी कि जो पानी वो बिजली पैदा करता है, पानी रॉ मटेरियल है, पानी का रेट कभी नहीं बढ़ेगा। पानी तो भगवान जितनी बर्फ गिराएगा उसमें बढ़ेगा। उस पानी से जो बिजली बनती है, जिसको फिनिश गुड बोलते हैं, उसका रेट कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप थर्मल में लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, सेस बढ़ेंगे। न्यूक्लियर में लाओगे उसमें पैसे बढ़ेंगे। सोलर में लगाओगे तो 5-6 घंटे बिजली आएगी। जो हमारा रॉ मटेरियल पानी है, अगर उस संपदा का धोन जो ये कंपनियां कर रही है, उस धोन में हमारा कुछ अंश निश्चित कर दिया जाए, हमारा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है, वो हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बन सकता है। धन्यवाद। विपक्ष कह रहा है सर, बजट में क्या इस बार क्या प्रस्तावित बजट है जी? सर कोविंद बोल रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है वो सर्वदलीय बैठक में आए। सबसे बड़ी खुशी है कि वो सर्वदलीय बैठक में आए। पिछली बार तो वो नहीं आए, प्लानिंग की बैठक में नहीं आए। अब विपक्ष ने कहा है, अभी अंदर क्या कहते हैं और बाहर क्या कहते हैं, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात जाती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो कहेगी उसके हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत